Assalamu alaikum students. In last lecture we were going with some miscellaneous problems related to Lagrangian and Hamiltonian equations. Also what we deduced was that Lagrangian or Hamiltonian equations, they can be converted into the D'Alembert's principle, or in other way, in other form, it can be converted into Newton's second law of motion. क्या हमने देखा था, हमने ये जरा नोट किया था, थोड़ा सा नोट किया था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से निकलने वाली इक्वेशन जो है, हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस, वो इक्विवेलेंट सी हैं। और इसी तरह हमने लैग्रांजियन का भी देखा कि जी आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो हैं वो भी न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ हमें लेके जाती हैं, वो भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है जी, आज ये कि एक तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो मैं सबसे पहले आज आपको करवाऊंगी। वो टॉपिक था कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुतालिक, रोटेशन ऑफ एक्सिस के मुतालिक। मैंने लेआउट देखे तो उसके अंदर मैंने देखा कि जी रोटेशन मैट्रिक्स वाला हमारा एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा टॉपिक था, वो हमसे मिस हो गया। तो मैंने कहा आज मैं आपको रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में पहले कुछ बताऊं, फिर फर्दर हम वो जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स थे उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं जी रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में, उसकी बात करते हैं। रोटेशन मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैंने आपको इसके अंदर से थोड़ा सा स्किप पहले इसलिए इस नजरिए से कराया था कि जी रोटेशन मैट्रिक्स तो आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा और यकीनन पढ़ा होगा, क्योंकि कैलकुलस के कोर्स में है कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वहां पर रोटेशन मैट्रिक्स बनाना सिखाते हैं और आप बनाते हो। लेकिन हो सकता है कि वो आपने इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन पढ़ा हो, या कई दफा ये होता है कि आप कुछ पढ़ते पढ़ते स्किप कर जाते हो, जैसे अब ये स्किप होने लगा था कि जी। लेकिन ये कि जस्ट फॉर रिवीजन अगर हम इसको रिवाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा है, जरा जहन में नजरिया सारा ताज़ा हो जाता है और कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। आप देखिए कि वही चीज़ आप जब प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं तो आपका नजरिया कुछ और होता है, जब वही चीज़ आप मैट्रिक में आके पढ़ते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी कुछ और बनती है, आप कुछ और समझते हैं। वही चीज़ आप फर्दर बड़ी क्लासेस में आके पढ़ते हैं, FSC में पढ़ते हैं या इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, तो आपके जहन में कोई और चीज़ आती है। और वही चीज़ जब आप बैचलर्स में जाके पढ़ते हैं तो आपके जहन में कोई और चीज़ बनती है, आपको कुछ और समझ आता है। वो ये कि जाहिर है आपकी जहनी सतह जो है वो बढ़ती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है, और उसके लिहाज से आप चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और इनफैक्ट मैथमेटिक्स क्या करता है, वो आपके एनालिसिस को मजबूत करता है, चीज़ों के एनालिसिस को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो रोटेशन मैट्रिक्स गो कि आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, येट कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। अब इसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, XY, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये इसके अंदर एक लाइन है, एक पॉइंट है P R थीटा। तो आपका जो x है वो किस लिहाज से लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आप x को लिखते हो कि आपका x r cos थीटा है और आपका y जो है वो r sin थीटा है। मैं कहती हूँ कि मैं इस पूरे कोऑर्डिनेट को एक, अच्छा अब थीटा क्या है, सॉरी r इसके अंदर क्या है, OP जो डिस्टेंस है ये r है, और ये जो एंगल है ये थीटा है, जो OP का x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन पे रोटेट करा देती हूँ, इसको मूव करा देती हूँ, इसको रोटेट करा देती हूँ अबाउट ओरिजिन। अब मेरा जो x एक्सिस है वो शिफ्ट हो गया अबाउट एन एंगल अल्फा। मैं कहती हूँ कि मैं इसको ओरिजिन के अबाउट एक एंगल अल्फा पे रोटेशन देती हूँ। ये एंगल अल्फा है, ये एक्स वाई प्लेन को ओरिजिन के अबाउट में रोटेट कराती हूँ। अब मेरे पास जो नया एंगल बना है, नया प्लेन बना है, उसका पुराने प्लेन के साथ एंगल अल्फा का डिस्टेंस है। ठीक है जी, और ये जो पॉइंट है ये भी जाहिर है इस एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी इस वाई
एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली आ जाएगी, और आर तो अपनी जगह पे रहेगा। ये पॉइंट जो है ये नए कोऑर्डिनेट फ्रेम एक्स प्राइम वाई प्राइम में आ गया, और ये पॉइंट अब क्या बन गया, पी आर थीटा की बजाय ये क्यू बन गया, और आर तो एज इट इज रहा, क्योंकि आर क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का, आर एज इट इज रहेगा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था उसके अंदर। और ये जो थीटा है नए के लिहाज से तो ये एंगल अल्फा ही बना, सॉरी थीटा ही बना नए के लिहाज से, लेकिन पुराने के लिहाज से ये चेंज हो जाएगा, पॉइंट की ज़ाहिर है लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है। अब ये है कि पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स मैं कहती हूँ कि अगर ये एक्स प्राइम वाई प्राइम में है तो एक्स प्राइम जो है वो आर कॉस थीटा है, वाई प्राइम जो है वो आर साइन थीटा है। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस के लिहाज से मेंशन करना चाहो तो क्या होगा, नए कोऑर्डिनेट्स एक्सिस जो हैं आफ्टर रोटेशन, यानी पहले आप कह सकते हैं कि लेट एक्स वाई बी ए प्लेन, ठीक है, लेट आफ्टर रोटेशन ऑफ एंगल alpha about origin, this plane converts in x prime y prime plane, ठीक है। अल्फा के लिहाज से अबाउट ओरिजिन उसको अल्फा एक टर्न दे, एक अल्फा रोटेशन दे, तो वो प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन वो एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन में कन्वर्ट हो गया। लेट पी बी अ पॉइंट इन एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन। हम कहते हैं पी जो है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन में एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स x prime y prime, which in polar coordinates can be mentioned as, which in polar coordinates can be mentioned as, कैसे अब हम इसको मेंशन कर सकते हैं p को, x prime is r cos theta and y prime is r sin theta, ठीक है जी। अब ये है p के कोऑर्डिनेट्स। p क्या है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्राइम y प्राइम, ये है x प्राइम y प्राइम एक्सिस के हिसाब से इस पॉइंट की लोकेशन मैंने ली है। अब ये जो x प्राइम है वो r cos थीटा है, y प्राइम जो है वो r sin थीटा है, ठीक है। और हमने ये बात की है कि ये एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन जो है वो एक्स वाई के लिहाज से ओरिजिन पे थीटा रोटेशन के बाद हमें मिला है। अब यही जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम या आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, अगर मैं इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखूं तब मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा एक्स मेरा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा और y आपका बनेगा r साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है जी। हमारे पास नया क्या बना x r cos थीटा प्लस अल्फा और नया y क्या बना r साइन थीटा प्लस अल्फा। अब अगर मैं x प्राइम लूं विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके बराबर होगा, रिलेशन ऑफ एक्स प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे ना, अब मैं इसको अगर x1 और y1 प्राइम का नाम दे दूं तो ज्यादा बेहतर है। अब मैं अगर कहूं कि x प्राइम को मैं इन टर्म्स ऑफ x लिख लूं या x को इन टर्म्स ऑफ x प्राइम लिख लूं, तो x और x प्राइम का क्या डिस्टेंस है, थीटा के हिसाब से ये डिस्टेंस है, ठीक है। चेंज जो है वो सॉरी अल्फा है, ये रोटेशन जो आई है वो रोटेशन अल्फा है। अच्छा अब जरा मैं इसको खोलती हूँ, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा मेरे पास क्या बना, आर कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फा, ये मेरे पास एक्स बन गया। और इसी तरह वाई जो है वो मेरे पास क्या बना, आर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस आर
साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब x और x प्राइम का रिलेशनशिप देखिए। x प्राइम को मैं इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाह रही हूँ, x प्राइम के हर कोऑर्डिनेट को लिखना चाह रही हूँ r थीटा में। कैसे लिखूंगी? विद द हेल्प ऑफ x। x प्राइम के ऊपर, पूरे x प्राइम एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट को मैं r थीटा की लैंग्वेज में लिखना चाह रही हूँ। तो उसके हर पॉइंट को मैं लिख सकती हूँ r cos अल्फा की फॉर्म में, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। पूरा का पूरा मेरा एक्स एक्सिस उसके लिहाज से रोटेट हुआ है। इसी तरह y प्राइम यानी कि y एक्सिस के हर पॉइंट को मैं किस लिहाज से लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ r साइन अल्फा की फॉर्म में। ठीक है जी। तो आपके पास x अगर x प्राइम और y प्राइम की फॉर्म में आपने लाना हो तो कैसे लाएंगे? आपके पास आएगा जी cos थीटा इंटू एक्स प्राइम माइनस साइन थीटा इंटू वाई प्राइम। और इसी तरह y को आप इन टर्म्स ऑफ x प्राइम और y प्राइम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे जी साइन थीटा एक्स प्राइम प्लस कॉस थीटा y प्राइम। और यहां से आपके पास आ जाएगा रोटेशन मैट्रिक्स एक्स वाई का। मैट्रिक्स फॉर्म में इसी चीज को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स प्राइम वाई प्राइम। यानी कि एक्स वाई का कोई भी एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम आप इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन। दिस वन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये क्या है? ये आपके हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और ये वाले जो हैं ये आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये तो थे रोटेशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन के जी एक एक्सिस है, उससे आप दूसरे एक्सिस में जाना चाहते हो, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे? ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गई है। ये आपकी इक्वेशंस ऑफ रोटेशन से आया। दे लीड टू मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रोटेशन जो थी वहां से आपके पास मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन आ गया, जो कि आपके पास ये बना। अब अगर मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन आपके पास मौजूद है, इफ योर m इज द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन विच इज cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट भी होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद जी अगर इसका डिटर्मिनेंट है और 1 है तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। अच्छा, जिस तरह यूनिट वेक्टर होता, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। इनवर्स क्या होगा? m का एडजॉइंट ऑफ m ओवर m का डिटर्मिनेंट, वो होगा जी आपके पास cos थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये वो मैट्रिक्स है कि जिससे आप x प्राइम y प्राइम को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। यानी कि आपके पास दूसरा मैट्रिक्स जो बना वो ये है कि x प्राइम y प्राइम इक्वल टू cos थीटा A और D इंटरचेंज हो जाएंगे और B और C जो हैं वो विद नेगेटिव साइन हो जाएंगे। ये था एडजॉइंट का फॉर्मूला और इनटू एक्स वाई आ जाएगा।
अगर एक्स वाई की बजाय मैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम ही दोबारा लगा दूं तो मेरे पास असूलन सेम इक्वेशन आनी चाहिए. लेट मी चेक दैट वेदर माई इनवर्स इज ओके और नॉट. अब मैं पुरानी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वाली बात है उसको रिपीट करेंगे. एक्स वाई की बजाय मैं एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम लिख रही हूँ. कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा. देखें क्या ये एक जैसा बनता है? अगर ना बना तो इसका मतलब है कि मेरा इन्वर्स ठीक नहीं है. ये इन्वर्स चेक करने का तरीका है कि आपने दोबारा से ये इक्वेशंस ऑफ रोटेशन जो है वो बीच में इन्वॉल्व कर दी हैं, उसका मैट्रिक्स इन्वॉल्व कर दिया. आपके पास आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, और उसके बाद यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा. ये मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स और ये रो इंटू कॉलम का है ना. पहले ये आ गया. दूसरा जो आएगा, दूसरी जो आपके पास आएगी वैल्यू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया. थर्ड प्लेस पे आपके पास आएगी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और फोर्थ प्लेस पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्राइम वाई प्राइम. ठीक है ना जी. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास 1001 इंटू एक्स प्राइम वाई प्राइम आ गया, विच शोज, इसका मतलब एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम के बराबर है, विच शोज that inverse matrix is okay. ठीक है, जो ये बताता है कि हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो ठीक है, हमने बिल्कुल सही इन्वर्स बनाया है. इसका मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओरिजिनली इस तरह से होगी. यानी अगर आप एक्स प्राइम वाई प्राइम से एक्स वाई की तरफ जाओगे तो ये मैट्रिक्स यूज करोगे, और आप चाहो तो एक्स वाई की हेल्प से एक्स प्राइम वाई प्राइम की तरफ भी जा सकते हो, और उसके लिहाज से आप ये मैट्रिक्स यूज करोगे. हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाली, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाली, और मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन निकाल दिया कि जी आपका पूरा प्लेन रोटेट हुआ है तो कौन सा मैट्रिक्स है जो उस रोटेशन को शो करेगा. अब आगे आ जाते हैं हम पुरानी वाली बात पे, दोबारा पिछले लेक्चर वाली बात पे चले जाते हैं जहाँ पे हम मिसलीनियस प्रॉब्लम्स देख रहे थे. हमने वहाँ पे एक पार्टिकल मास m का देखा था, जो एग्जांपल हमने की थी लास्ट एग्जांपल, कि एक पार्टिकल था मास m का कि जो एक कर्व पे मूव कर रहा था जिसकी हाइट क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थी, और आपने हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ x लेना था और कॉन्जुगेट मोमेंटम लेना था, और उसके बाद आपने हैमिल्टन इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी थी. हमने क्या किया था, हमने कहा जी हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द पार्टिकल x डॉट है, वर्टिकल स्पीड x डॉट इंटू एफ प्राइम है, वो हमने निकाली थी. उसके बाद हमने लेग्रांजियन का हिसाब किताब किया था कि आपका लेग्रांजियन जो है वो ये बना जो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है. लेग्रांजियन इज हाफ m 1 प्लस एफ प्राइम स्क्वायर x डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एफ, वेयर एफ प्राइम इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. उसके बाद हमने मोमेंटम कॉन्जुगेट इसका लिया p, वो किसके बराबर था वो आपने जब देखा पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट करके लेग्रांजियन की हेल्प से, तो आपके पास आया m इंटू 1 प्लस एफ प्राइम स्क्वायर इंटू एक्स डॉट, और हैमिल्टोनियन आपका आया पी एक्स डॉट माइनस एल विच इज हाफ m 1 प्लस एफ प्राइम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एफ. उसके बाद आपने हैमिल्टन इक्वेशन निकाली. हैमिल्टन इक्वेशन आपके पास x इन टर्म्स ऑफ p आ गई, p डॉट इन टर्म्स ऑफ p f प्राइम एंड सो ऑन, इस तरह करके आ गई. और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया और डिफरेंट देखा, तो उसके बाद हमने देखा कि ये जी आयलर इक्वेशन, आयलर लेग्रांज इक्वेशन बन गई है. वही चीज़ हैमिल्टन इक्वेशन और वही आयलर लेग्रांज इक्वेशन बन गई है. अब उसके मुतालिक थोड़ा सा दिमाग हम देख लें कि अगर हम ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करें, जो आयलर लेग्रांज इक्वेशन हमारे पास बनी है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपके पास है डी बाई डी टी. डी बाई डी टी किसके बराबर होता है, क्योंकि आपका जो f है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ x है, और आप ये देखो
कि x जो है वो टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो d बाई डी टी आपका बनेगा ओवरऑल कैसा बनेगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और t, उसके लिहाज से आप d बाई डी टी लिखोगे। आपके पास बनेगा पार्शियल x बाय पार्शियल t, पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t, ठीक है, जो कि बनेगा x डॉट पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t। जब आप इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को पुट करोगे इसके ऊपर, तो d बाई डी टी की जगह उसको प्लेस करोगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x डॉट पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t, इट इज एक्टिंग ऑन 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x डॉट इक्वल टू x डॉट स्क्वायर f प्राइम f डबल प्राइम माइनस g f प्राइम। उसके बाद जी इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहले हिस्से को जब हम अप्लाई करेंगे हमारे पास x डॉट एज इट इज आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल x किस पे अप्लाई होगा, 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर वाले हिस्से पे अप्लाई होगा, 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर टोटल जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। जब पार्शियल बाय पार्शियल x इस पे अप्लाई होगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2f डबल प्राइम f प्राइम इंटू x डॉट एज इट इज, प्लस जब पार्शियल बाय पार्शियल t को इस सारे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर वाला तो एज कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, बिकॉज f प्राइम इज नॉट ए फंक्शन ऑफ t, 1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर एज इट इज, x डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम लेंगे तो x डबल डॉट आ जाएगा, x डॉट स्क्वायर f प्राइम f डबल प्राइम माइनस g f प्राइम आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर इंटू x डबल डॉट प्लस 2 f प्राइम f डबल प्राइम x डॉट स्क्वायर इक्वल टू x डॉट स्क्वायर f प्राइम f डबल प्राइम माइनस g f प्राइम। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर इंटू x डबल डॉट प्लस, अब ये और ये टर्म्स एक जैसी हैं लेकिन यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे सिंगल है, इसको मैं पल्ले हाथ ले जाऊंगी तो वो सिंगल रह जाएगी, f प्राइम f डबल प्राइम x डॉट स्क्वायर प्लस g f प्राइम इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आयलर लैग्रांज इक्वेशन या हैमिल्टन इक्वेशन रिड्यूस होके आई। ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन का एक तो हमने ये देखा कि वो f इक्वल टू एम ए के बराबर है, इससे पहले जो एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में की थी उससे हमने देखा। दूसरा हमने ये देखा कि वो आयलर लैग्रांज इक्वेशन के बराबर है, इसका मतलब ये कि आयलर लैग्रांज इक्वेशन भी न्यूटोनियन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बराबर है, वो भी हमें पार्टिकल की मोशन की खबर देती है, बताती है, इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, आपका लैग्रांजियन आयलर लैग्रांज इक्वेशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन के बराबर है और वहां से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ले सकते हैं। अब ये देखें आपके पास जो आ गया वो ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन जो है वो आप देखो कि ये डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्यों है? बिकॉज इन व्यू ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द अबव इक्वेशन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट इज, अगर हम हैमिल्टोनियन के हिसाब से देखें, हैमिल्टोनियन हमारे पास जो था वो था हाफ m 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x डॉट स्क्वायर प्लस mgf, ये आपका हैमिल्टोनियन था, ये आपका हैमिल्टोनियन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, dH बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन अब देखो क्या होगी, d बाई डी टी इसके ऊपर अप्लाई करोगे आप, d बाई डी टी अगर अप्लाई करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू d बाई डी टी की दूसरी फॉर्म पार्शियल डेरिवेटिव में वो मैंने पहले लिखी थी वही यहाँ पे लिखूंगी, x डॉट पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t, इट शुड बी अप्लाइड ऑन m बाई 2 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x डॉट स्क्वायर प्लस mgf, इसके ऊपर आपका ये d बाई डी टी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला हिस्सा पहले इस सारे पे अप्लाई होगा, फिर दूसरा हिस्सा अप्लाई होगा। जब पहला हिस्सा आप अप्लाई करोगे तो 0 किसके बराबर हुआ, x डॉट के साथ कौन सी टर्म्स आएंगी, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ द हैमिल्टोनियन। जब आप ये लोगे आपके पास आएगा m बाई 2 सेकेंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि वो तो टाइम डिपेंडेंट है ना, वो तो x डिपेंडेंट नहीं है x डॉट, और
ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 2f प्राइम f डबल प्राइम प्लस ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है हैमिल्टोनियन का mg, उसके साथ आ जाएगा f प्राइम। ठीक है जी। और जब आप पार्शियल बाय पार्शियल टी इस पे अप्लाई करोगे तब आपके पास क्या आएगा, m/2 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर इंटू 2x डॉट x डबल डॉट। ये आ गया आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल टी जब पहले इससे पे अप्लाई किया तब। जब पार्शियल बाय पार्शियल टी सेकंड पे अप्लाई करोगे तो m जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, g जो है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वो तो कांस्टेंट ऑफ मोशन है न्यूटन लॉ के हिसाब से, f के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि f इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपके पास रिजल्ट जो आया है इस इक्वेशन का वो आया है 0 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा जी m अगर हम कॉमन निकाल लें, बल्कि m/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 अगर कैंसिल हो जाए m कॉमन निकाल सकते हैं। चलो जी m यहाँ से भी कॉमन निकालो और यहाँ से भी कॉमन निकालो, आपके पास आ जाएगा जी x डॉट स्क्वायर f प्राइम f डबल प्राइम प्लस ये m भी निकल जाएगा g f प्राइम x डॉट प्लस 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x डॉट x डबल डॉट। ठीक है जी। और आप देखो कि यहाँ पे x डॉट तीनों टर्म्स में है, मौजूद है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये x डॉट यहाँ पे भी है। अच्छा जी, जब इन तीनों टर्म में x डॉट मौजूद है तो यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, बिकॉज x डॉट इज नॉट इक्वल टू 0, सो योर इक्वेशन टर्न्स ओवर दिस इक्वेशन। 0 इज 1 प्लस f प्राइम स्क्वायर x डबल डॉट प्लस x डॉट स्क्वायर f प्राइम f डबल प्राइम प्लस gf प्राइम, विच इज द सेम एज गिवन ओवर हियर। ये और ये इक्वेशंस एक जैसी हैं, ये वाली और ये वाली इक्वेशंस एक जैसी हैं। इसका मतलब ये कि आपकी जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है या आपकी आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन बन गई। देखिए पहले हमने ये किया था कि जी ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन थी, फिर हमने देखा कि सेम आयलर-लैग्रांज इक्वेशन भी आपके पास निकलती है, फिर आपने ये देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी सेम है। इसका मतलब ये है कि आयलर-लैग्रांज इक्वेशन या हैमिल्टन की सेकंड इक्वेशन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट। और आपने स्टार्ट में देखा था कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ निकाला था। कैसे निकाला था? F इक्वल टू ma से निकाला था। और इसका मतलब ये है कि लैग्रांज इक्वेशन हो या हैमिल्टन सेकंड इक्वेशन हो या एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन हो, ये सारी एक ही चीज है, उसी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन की एक और फॉर्म है आयलर-लैग्रांज इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन की ही एक और फॉर्म है हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो हम डिराइव कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो या हैमिल्टोनियन फंक्शन हो या लैग्रांजियन फंक्शन हो, ये सारे के सारे जो है ना हमें सेम इंफॉर्मेशन ही देने। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं कि L जो है हमारा वो mx स्क्वायर ओवर 2 माइनस vx है, और हमने शो करना है कि एक और कोऑर्डिनेट है जो x और t पे डिपेंडेंट है, और अगर x भी q और t पे डिपेंडेंट है तो हमारे पास एक एनर्जी इक्वेशन निकलेगी और वो पार्शियल L बाय पार्शियल q डॉट माइनस L होगी, और वो एनर्जी इक्वेशन अब ये इक्वेशन की फॉर्म लेगी जिसमें t प्लस v के अलावा एक एक्स्ट्रा हमारे पास फैक्टर आ रहा है। और हमने सेकेंडली ये शो करना है कि E जो है वो कंजर्व्ड है और आयलर-लैग्रांज इक्वेशन देता है। अब हमारे पास सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी? आपका L जो है वो है m x डॉट स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे x डॉट नहीं लगा ना, वो मैं मिस कर रही हूँ, m x डॉट स्क्वायर ओवर 2 प्लस v ऑफ x। ठीक है जी, ये आपका है L। L ये है तो x डॉट किसके बराबर होगा? आपका x है x डिपेंडेंट ऑन q एंड t, x डॉट किसके बराबर होगा? ये है dx बाई dt। और अब आपका d बाई dt किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा q डॉट पार्शियल बाय पार्शियल q प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t में डिपेंडेंट ऑन x, यानी कि आपका x डॉट बन गया q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q प्लस
partial x by partial t because x is a function of q and t. Now what would be your L? L जो है आपका m by 2 x डॉट स्क्वायर है, x डॉट की बजाय इसकी वैल्यू डालेंगे, पार्शियल x by पार्शियल q प्लस पार्शियल x by पार्शियल t का स्क्वायर प्लस v ऑफ x q t. ठीक है जी. तो L आपका जो बन गया वो बन गया m over 2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x by पार्शियल q होल स्क्वायर प्लस 2 q डॉट पार्शियल x by पार्शियल q पार्शियल x by पार्शियल t प्लस पार्शियल x by पार्शियल t होल स्क्वायर प्लस v x डिपेंडेंट ऑन q एंड t. अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो ये है एंड दिस इज L. हमें फर्दर क्या चाहिए? E के लिए हमें चाहिए पार्शियल L by पार्शियल Q डॉट. Now your L is dependent on x and Q डॉट. तो आप पार्शियल बाय पार्शियल Q डॉट अप्लाई करेंगे इस सारे पे, L पे. L की मैं वैल्यू रख रही हूँ बीच में, m by 2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q होल स्क्वायर प्लस 2 q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल x बाय पार्शियल t होल स्क्वायर प्लस v x q डिपेंडेंट ऑन q एंड t. जब हम पार्शियल बाय पार्शियल q डॉट इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? m by 2 पार्शियल बाय पार्शियल q डॉट सिर्फ इस टर्म पे अप्लाई होगा और इस टर्म पे अप्लाई होगा और तो किसी पे होगा नहीं. 2 q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t. और ये वाली टर्म जो है उसका भी पार्शियल बाय पार्शियल q डॉट 0 आ जाएगा और इस वाली टर्म का भी 0 आ जाएगा. तो ये हमारे पास m by 2 के साथ टर्म्स आ गई और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं m q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस 2 तो बल्कि कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें पार्शियल l बाय पार्शियल q डॉट को मल्टीप्लाई करना है q डॉट के साथ, यानी इस सारे फैक्टर को q डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया m q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t. ये आ गया. अब इसमें से एनर्जी के लिए हमने क्या करना है? आपका E है पार्शियल L बाय पार्शियल q डॉट इंटू q डॉट माइनस L. जब आप पार्शियल L बाय पार्शियल q डॉट लेते हो, यहाँ से उसकी वैल्यू देखो, m q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल m q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q डॉट q का स्क्वायर प्लस q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q इंटू पार्शियल x बाय पार्शियल t. ये आ गया. और इसके अंदर से आपने माइनस करना है लेग्रांजियन को. लेग्रांजियन आपका था m ओवर 2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q स्क्वायर प्लस 2 q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर और माइनस v q v डिपेंडेंट ऑन x विच इज अ फंक्शन ऑफ q एंड t. ये आ गया आपका एनर्जी फंक्शन. अब आप देखो, ये जो पहली टर्म है ये सेम है L की पहली टर्म से. फैक्टर सिर्फ इसका जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें नेगेशन है, यानी कि m माइनस m बाय 2 है. m बाय 2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q का स्क्वायर. दूसरी टर्म और ये दूसरी टर्म ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ भी कोएफिशिएंट m आएगा और इधर भी कोएफिशिएंट m था. तीसरी टर्म माइनस m बाय 2 पार्शियल x बाय पार्शियल t होल स्क्वायर बन गई विद नेगेशन ऑफ v डिपेंडेंट ऑन x q एंड t. ये आ गया. ठीक है जी.
अब ई आपके पास किसके बराबर आ गया, आपके पास आ गया m/2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q स्क्वायर माइनस m/2 पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर माइनस v डिपेंडेंट ऑन x एंड x इज डिपेंडेंट ऑन q एंड t। ये आपका आ गया एनर्जी फंक्शन। अब आप देखो कि आपका t प्लस v किसके बराबर है, L जो आपका था t माइनस v के बराबर था। t आपके पास क्या है, अगर आप लैग्रांजियन को देखो तो आपके पास t है m/2 इंटू q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q का स्क्वायर प्लस 2q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर। और v आपके पास क्या है, v आपके पास है v डिपेंडेंट ऑन x डिपेंडेंट ऑन q एंड t। ठीक है जी। अब आपके पास E और T प्लस V का जरा कंपैरिजन देखो। T प्लस V अगर मैं करूं तो मेरे पास आएगा m/2 q डॉट स्क्वायर पार्शियल x बाय पार्शियल q स्क्वायर प्लस 2q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर प्लस v x q t। अब मैं E माइनस टी प्लस वी कर रही हूँ, E में से ये T माइनस वी निकाल रही हूँ। पहला फैक्टर E के पहले फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रह क्या जाएगा मेरे पास, ये सारा m/2 के बीच में पहला फैक्टर E के पहले फैक्टर से कैंसिल हो गया। सेकंड फैक्टर जो है वो पूरा रह जाएगा, m q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q इंटू पार्शियल x बाय पार्शियल t। और ये जो दूसरा फैक्टर है ये ऐड हो जाएगा, सॉरी ये पहला फैक्टर जो है सॉरी वो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जो है वो एज इट इज आएगा विद नेगेटिव साइन और तीसरा फैक्टर जो है वो ऐड हो जाएगा माइनस m टाइम्स पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर और v जो है वो जाहिर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। जब v भी कैंसिल हो जाएगा रह क्या जाएगा हमारे पास माइनस m के साथ ये टर्म रह जाएगी q डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल q पार्शियल x बाय पार्शियल t प्लस m टाइम्स पार्शियल x बाय पार्शियल t का स्क्वायर। और ये देखें कि ये वही टर्म है जिसका उसने पूछा हुआ है कि जी ये टर्म रह जाएगी, तो हमारे पास यही टर्म आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास सेम टू सेम वही टर्म आई है कि जिसका उसने पूछा हुआ है, ये टर्म रह जाएगी। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। शो दैट द स्टेटमेंट दैट E इज कंजर्व्ड इज एसेंशियली द सेम स्टेटमेंट एज द आयलर-लैग्रांज इक्वेशन। टू शो दैट E इज कंजर्व्ड, हम पहले शो करेंगे कि E कंजर्व्ड है। E कंजर्व्ड है का क्या मतलब है, आपकी लैग्रांजियन क्या है, mx डॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस v ऑफ x। हैमिल्टोनियन क्या होगा आपका, या E क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी है mx डॉट स्क्वायर ओवर 2 प्लस v ऑफ x। ठीक है, E इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है, dE बाई dt लेना आपने एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, E इज कंजर्व्ड, dE बाई dt इज 0। यहां से आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, आपका d बाई dt अप्लाई हो रहा है mx डॉट स्क्वायर ओवर 2 प्लस vx पे। अब ये याद रखें कि यहाँ पे जो आपका d बाई dt अप्लाई हो रहा है वो x और x के डेरिवेटिव्स पे अप्लाई हो रहा है, यानी अब ये देखें कि आपका v जो है डेट इज ए फंक्शन ऑफ x और आपका x डॉट जो है डेट इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। तो d बाई dt अगर आप इन पार्शियल डेरिवेटिव लिखो, आपके पास क्या आएगा, x डॉट पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t in terms of partial derivative, d by dt in terms of partial derivative when your function is dependent on x and t, Lagrangian is dependent on x and t, x dot और t पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिहाज से हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा m x डॉट स्क्वायर ओवर 2 प्लस v ऑफ x। यहाँ से आपके पास क्या आया, x डॉट, जब आप पार्शियल पे पार्शियल x अप्लाई करते हो पहले पे
तो आंसर आता है 0। जब आप पार्शियल बाय पार्शियल एक्स डॉट दूसरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, ठीक है जी। प्लस जब आप पार्शियल बाय पार्शियल टी अप्लाई करते हो पहले वाले एक्सप्रेशन पे, आपके पास आएगा एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट ओवर 2, और यहां से आपके पास आएगा एक्स डॉट पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स प्लस एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, और आपके पास आएगा एम एक्स डबल डॉट इंटू एक्स डॉट इक्वल टू माइनस एक्स डॉट पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। सिंस एक्स डॉट इज नॉन जीरो, सो एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स विच इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हमने ये शो किया है कि डी बाई डी टी जो है वो इक्वल टू 0 है, कंजर्व है, ई कंजर्व है। अगर ई कंजर्व है तो आपने ये देखा कि जो भी इक्वेशन आ गई वो न्यूटन सेकंड लॉ बन गई है। अच्छा, सेकेंडली अब आयलर लेग्रांज इक्वेशन आप देखो, लेग्रांजियन आपके पास है, लेग्रांजियन आपका है एम एक्स डॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस वी ऑफ एक्स, पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट किसके बराबर है, एम एक्स डॉट के बराबर, पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स किसके बराबर है, माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स के बराबर, ठीक है। आयलर लेग्रांज इक्वेशन आपकी क्या है, डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स। जब आप डी बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट पे अप्लाई करोगे आपके पास आएगा एम एक्स डॉट, और पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स आप देखोगे माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आ गया। यानी कि क्योंकि डी बाई डी टी आपका एम एक्स डॉट पे अप्लाई हो रहा है और डी बाई डी टी की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज एक्स डॉट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी अप्लाइड ऑन एम एक्स डॉट है, एंड योर एम इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एंड योर एक्स डॉट इज ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम not dependent on x, so you would have mx double dot। अब यहां से आपके पास mx डबल डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x आ गया, और ये b उसी के बराबर है 1 और 2 जो हैं आपके वो बराबर हैं, सिंस 1 इक्वल टू 2, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी essentially leads to Euler-Lagrange equations। ठीक है जी, आयलर लेग्रांज इक्वेशन ने भी वही रिजल्ट दिया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने भी वही रिजल्ट दिया। हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वही रिजल्ट दे रही है, आयलर लेग्रांज इक्वेशन भी वही रिजल्ट दे रही है, और ये किसके बराबर आएंगी, ये दोनों की दोनों न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर आ रही है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आयलर लेग्रांज इक्वेशन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन सब एक जैसी है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस हैमिल्टोनियन सेकंड लॉ, याद रखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 2 beads of mass m are connected by a spring with spring constant k and relaxed length L and are free to move along the frictionless horizontal wire। एक frictionless horizontal wire है, let us say this is the frictionless horizontal wire। इसके साइडों पे 2 beads हैं, दोनों का मास जो है वो m है। पहले बीड का भी मास m है, पहले बीड को मैं B1 का नाम देती हूँ, दूसरे बीड को B2 का नाम देती हूँ। दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक स्प्रिंग से। और स्प्रिंग की लेंथ जो है, रिलैक्स्ड लेंथ, वो L है। स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो K है। दोनों बीड्स के मासेस m है, m ईच, और बीड्स को हमने फ्री मूविंग दी है अलोंग ए फ्रिक्शनलेस वायर, के एक वायर है फ्रिक्शनलेस है और उसके इर्द गिर्द वो मूव कर रहे हैं। लेट द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट बीड बी एक्स। हम कहते हैं कि इस बीड की पोजीशन जो है वो x है, और हम कहते हैं कि जो दूसरा बीड है इसकी पोजीशन x प्लस जेड है, यानी कि इस बीड का और दूसरे बीड का फासला जो है, स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग,
एंड लेट द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग रिलेटिव टू इक्विलिब्रियम बी जेड। हम कहते हैं B1 और B2 का जो स्ट्रेच लेंथ है वो z है, यानी कि m और इस m के दरमियान जो लेंथ है ये z है। अब z l तो रिलैक्स लेंथ है, बीट लगाने से ज़ाहिर थोड़ा सा वेट पड़ा, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई, तो ये दोनों बीट्स के दरमियान जो लेंथ है वो z है। अगर B1 का कोऑर्डिनेट x है तो B2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस z होगा। तो पोजीशन ऑफ राइट मास क्या है, आप देखो यहाँ पे B2 की पोजीशन x प्लस z है और लेफ्ट मास की पोजीशन x है जो उसने बता दिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ x एंड z, उनके कॉन्जुगेट मोमेंटा और 4 हैमिल्टन इक्वेशन लिखनी है। अब एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्टली लैग्रांजियन लें और उससे फिर हैमिल्टन के कॉन्जुगेट मोमेंटा निकालने और चलते जाएं, और दूसरा केस ये है कि आप डायरेक्टली हैमिल्टोनियन निकालो। हम लैग्रांजियन वाले तरीके से चलने। लैग्रांज इक्वेशन जो है L, वो आपके पास किसके बराबर होता है, आपका L होता है T प्लस V के, और आपका सिस्टम जो है इस वक्त ये B1 x पोजीशन पे है, यहाँ पे B2 है जो x प्लस z पोजीशन पे है, B1 और B2 की स्ट्रेच लेंथ जो है वो z है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर होती है, ठीक है। अब बीड1 के लिए ये क्या है, समेशन के साथ आएगी, समेशन i इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 बीड्स हैं तो mi vi स्क्वायर होगी। आपके पास आ गया पहले बीड के लिए काइनेटिक एनर्जी, मास m है, वेलोसिटी x के हिसाब से x डॉट है, x डॉट स्क्वायर, प्लस दूसरे बीड के हिसाब से जिसका मास m है हाफ m, और वेलोसिटी किसके साथ क्या होगी, दूसरे बीड की पोजीशन है x प्लस z, वेलोसिटी है x डॉट प्लस z डॉट, वो हम लिखेंगे x डॉट प्लस z डॉट का स्क्वायर, ये आपका t आ गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x डॉट प्लस z डॉट होल स्क्वायर। अब v आपने काइनेटिक एनर्जी लेनी है। काइनेटिक एनर्जी आप किस लिहाज से लोगे कि आपका B2 विद रिस्पेक्ट टू B1 उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके लिहाज से जाहिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगे इनवर्स स्क्वायर लॉ से, जो आपका आएगा हाफ के z स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी विद स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब L आपका जो है वो T माइनस V है, जो है आपका हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x डॉट प्लस z डॉट का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ k z स्क्वायर। यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो m बाई 2 x डॉट स्क्वायर प्लस 2x डॉट z डॉट प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k z स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट मोमेंटा मुझे लेना है। कॉन्जुगेट मोमेंटा के लिए p किसके बराबर होगा, एक तो x के हिसाब से कंपोनेंट आएगा कॉन्जुगेट मोमेंटा का, एक z के हिसाब से आएगा। px आपके पास होता है पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट, और pz आपके पास होगा पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट। पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट अगर आप देखो तो यहाँ से आ जाएगा जी m ओवर 2 इंटू 4x डॉट प्लस 2z डॉट, जो के बराबर है m इंटू 2x डॉट प्लस z डॉट के। पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट अगर आप देखो m बाई 2 इंटू 2x डॉट प्लस 2z डॉट, जो के बराबर होगा m इंटू x डॉट प्लस z डॉट की। तो ये आपके पास px और pz की वैल्यू आ गई। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से x डॉट इन टर्म्स ऑफ px pz और z डॉट इन टर्म्स ऑफ px एंड pz निकाल सकते हैं। x डॉट अगर हम निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ px एंड pz, हमारे पास क्या आएगा, हम px माइनस pz अगर लें, px माइनस pz वो आपको देंगी 2mx डॉट, ठीक है, और x डॉट आपके पास यहाँ से आ गया px माइनस pz ओवर 2m। इसी तरह अगर आप ऐड कर लो px में से ट्वाइस pz निकाल दो, px माइनस 2 टाइम्स pz किसके बराबर आ गया, माइनस m z डॉट, और z डॉट आपके पास आएगा 2pz माइनस px ओवर m, ये आ गया आपके पास z डॉट। x डॉट इन टर्म्स ऑफ
एक्स एंड जेड आ गया और जेड डॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड आ गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक्स डॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड आ गया, दिस इज एक्स डॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड एंड दिस वन इज जेड डॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड, जो वही है जो मैंने निकाला है। अब इन टर्म्स को इन फेवर ऑफ पी एक्स एंड पी जेड अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हैमिल्टोनियन किसके बराबर है। आपके हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला है पी एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस पी जेड इंटू जेड डॉट माइनस एल। क्यों? इसलिए कि हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन का इंटर रिलेशनशिप क्या था, समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, और पी आई इस सूरत में पी एक्स और पी जेड है, तो पी एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस पी जेड इंटू जेड डॉट माइनस एल है। जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और एक्स डॉट की और जेड डॉट की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ पी एक्स और पी जेड पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/m पी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पी एक्स पी जेड प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस हाफ के जेड स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये सिंपली निकाली गई है और ये जो निकली है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड निकली है और वही है जो हम पहले कर रहे थे टी प्लस वी वाली, है ना वो। अब हैमिल्टन इक्वेशन आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक्स डॉट जो है वो पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी एक्स के बराबर है। यहाँ से एक्स डॉट किसके बराबर आ गया, 2 पी एक्स बाय 2 माइनस पी जेड और ओवर m, तो ये आपका x डॉट आ गया। सिमिलरली आपका z डॉट जो है वो पार्शियल h बाय पार्शियल पी जेड के बराबर है। जब आप यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो v में तो कोई पी जेड इंक्लूड ही नहीं है, सारा ये टीम में ही इंक्लूड है। यहाँ से आपके पास आएगा 1/m माइनस पी जेड प्लस 2 पी जेड, ठीक है। तो ये आपका आ गया z डॉट। अब हम हैमिल्टोनियन के हिसाब से अगली इक्वेशन निकालते हैं। हैमिल्टन इक्वेशन में से थी क्या, याद है आपको, q डॉट इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल p, q डॉट i इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल pi और p डॉट i इक्वल टू माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल qi, ये थी। अब p डॉट x अगर आप लो तो वो माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल x है, जो आपको शो कर रहा है कि p डॉट x इज 0 एंड इसी तरह i की बजाय आप z लगाओगे तो p डॉट जेड माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड है, जो यहाँ आप देखो कि h के अंदर x वाली तो कोई टर्म नहीं थी इसलिए पार्शियल एच बाय पार्शियल x 0 निकल आया। z वाली टर्म आपके पास मौजूद है हाफ के जेड स्क्वायर, तो पी जेड यहाँ से आ जाएगा पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड और पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड आपके पास क्या आया 2kz/2 विच इज kz, तो माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड की बजाय आपके पास माइनस kz आएगा, तो p डॉट जेड जो है वो आपके पास आ गया माइनस kz। ये आपकी इक्वेशन आ गई जो हैमिल्टन इक्वेशन थी। The second and fourth are identical to Euler-Lagrange इक्वेशन। अब हम Euler-Lagrange इक्वेशन की तरफ आते हैं। लेग्रांजियन आपका क्या था, पहले वो लिख लें। लेग्रांजियन आपका था m/2 2x डॉट स्क्वायर प्लस 2x डॉट z डॉट प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस k/2 z स्क्वायर। v ऑफ z आपका इसी के बराबर था k/2 z स्क्वायर। अच्छा जी, मैंने एक नजर सिर्फ देखा। अब L आपके पास आ गया। आइलर-लेग्रांज इक्वेशन के लिए आपको चाहिए क्या, पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट, पार्शियल L बाय पार्शियल z डॉट, पार्शियल L बाय पार्शियल x और पार्शियल L बाय पार्शियल z। पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट क्या आएगा, आपके पास आएगा जी m/2 4x डॉट प्लस 2x डॉट, सॉरी 2z डॉट, और पार्शियल L बाय पार्शियल z डॉट आपके पास आया m/2 2z डॉट प्लस सॉरी 2x डॉट प्लस 2z डॉट, और पार्शियल L बाय पार्शियल x 0 आ गया, पार्शियल L बाय पार्शियल z माइनस 2kz/2 माइनस kz। अब पहली जो दो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं आइलर-लेग्रांज इक्वेशन में। आइलर-लेग्रांज इक्वेशन आपकी क्या होंगी, d/dt ऑफ पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल x इक्वल टू 0, और दूसरी आइलर-लेग्रांज इक्वेशन है d/dt ऑफ पार्शियल L बाय पार्शियल z डॉट माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल z इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d/dt ऑफ m/2
टू से बल्कि काट ही देते हैं, सिंप्लीफाइड टर्म्स करते हैं, m इंटू टू एक्स डॉट प्लस जेड डॉट, और ये हो जाएगी जी एक्स डॉट प्लस जेड डॉट इंटू m। तो जब पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू डालेंगे हमारे पास आएगा m इंटू टू एक्स डॉट प्लस जेड डॉट का टाइम डेरिवेटिव माइनस 0, और यहाँ से आपके पास आ गया m इंटू टू एक्स डॉट प्लस जेड डॉट इज ए कॉन्स्टेंट। सेकेंड वाली में आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा डी बाई डी टी ऑफ m इंटू एक्स डॉट प्लस जेड डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड के जेड होता है, और ये आपको दे रहा है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ m एक्स डॉट प्लस जेड डॉट इक्वल टू माइनस के जेड। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन आप देखें और हैमिल्टन की सेकंड इक्वेशन आप देखें, आपके पास था पी जेड डॉट इक्वल टू माइनस के जेड, और पी जेड हमारे पास क्या था, पी जेड हमारे पास था एम एक्स डॉट प्लस जेड डॉट। इसको अगर आप देखो ये क्या बनेगी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स डॉट प्लस जेड डॉट इक्वल टू माइनस के जेड। ये इक्वेशन अगर आप नोट करो और आयलर लेग्रांज की सेकंड इक्वेशन नोट करो। सिमिलरली पी एक्स डॉट इक्वल टू 0 को अगर आप नोट करो, ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट क्या था जी, m इंटू टू एक्स डॉट प्लस जेड डॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर आप नोट करो और आयलर लेग्रांज में से पहली इक्वेशन नोट करो तो एक बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आयलर लेग्रांज इक्वेशन दोनों और हैमिल्टन इक्वेशन दोनों बराबर हैं जो p के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि हैमिल्टन इक्वेशन जो मोमेंटा के हिसाब से आ रही हैं और आयलर लेग्रांज इक्वेशन जो लेग्रांजियन के हिसाब से आ रही हैं वो बराबर हैं। अच्छा जी, द px इक्वेशन इज द स्टेटमेंट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज प्रिजर्व्ड। px इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्योंकि टोटल मोमेंटम एक्स मोमेंटम इस सिस्टम का क्या है, एम एक्स डॉट पहले बीट के हिसाब से मोमेंटम है, एम एक्स डॉट प्लस जेड डॉट दूसरे बीट के हिसाब से मोमेंटम है, तो एम एक्स वन डॉट प्लस एम एक्स टू जो है वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, वेयर x1 एंड x2 आर पोजिशन ऑफ द टू मासेस। और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है, पी जेड डॉट इक्वल टू माइनस के जेड इक्वेशन, वो हमें बता रही है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स टू इक्वल टू माइनस के जेड, विच इज सिंपली द एफ इक्वल टू एम ए स्टेटमेंट फॉर द राइट मास। ये राइट मास के लिए एफ इक्वल टू एम ए वाली स्टेटमेंट है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम एंड सो माय फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेशन। तो आपके पास यहां से आ जाएगा कि एम एक्स टू डबल डॉट इक्वल टू माइनस के जेड। अब इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को जो आज हमने की, क्योंकि ये वाली तो पिछली एग्जांपल थी ना। ये अगर आप लोग देखो पहली एग्जांपल तो पिछली एग्जांपल थी, उसके ऊपर जस्ट एक रिमार्क है। रिमार्क क्या है कि आयलर लेग्रांज इक्वेशन जो है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट बराबर है। दूसरी में हमने देखा कि अगर हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि हम एक्स कोऑर्डिनेट की बजाय हम कहते हैं कि जी एक्स कोऑर्डिनेट इज डिपेंडेंट ऑन क्यू एंड टी, और यहाँ हम कहते हैं क्यू कोऑर्डिनेट है जो एक्स डिपेंडेंट है और नया कोऑर्डिनेट है और आपका लेग्रांजियन उसके हिसाब से लिखा जा सकता है। तो आपने देखा कि उसमें एनर्जी जो है वो टी प्लस वी के साथ एक और टर्म है जो ऐड हो रही है, जो कि इस चेंज की वजह से आई, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की वजह से आई। तो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में कुछ और जो है कोऑर्डिनेट्स वो ऐड हो गए, ऐड अप हो गए। वो टी प्लस वी से कुछ कम थी या कुछ ज्यादा थी, कुछ टर्म्स टी प्लस वी में ऐड हुई हैं, तो फिर वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनी। यानी ये कि हैमिल्टन को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो तो हैमिल्टन प्रिजर्व नहीं रहता। ठीक है, हैमिल्टोनियन अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो दूसरे कोऑर्डिनेट से एक से दूसरे में जा रहे हो तो हैमिल्टोनियन जो है वो प्रिजर्व नहीं रहता। लेकिन आगे हमने वही बात की है जो हमने बात की थी कि जी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं
वो हैमिल्टोनियन प्रिजर्व नहीं रहता, लेकिन कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हैमिल्टन इक्वेशन को प्रिजर्व रखते हैं। तो आगे जो हमने शो किया है कि E इज कंजर्व, आगे फिर हमने एक डिफरेंट बात की है कि E इज कंजर्व्ड, और वो इस फंक्शन के लिए जो L इक्वल टू mx डॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस वी है, इसके लिए हमने शो करना है कि E कंजर्व है। और अगर E कंजर्व है तो आयलर लेग्रांज इक्वेशन और E की कंजर्वेशन की इक्वेशन बराबर है, यानी हमने अज्यूम किया है कि हमारा E कंजर्व है। इस सूरत में अगर E कंजर्व है तो हमने ये शो किया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू आयलर लेग्रांज इक्वेशन, जो हमने पिछली एग्जांपल में भी शो किया था। यहाँ पे हमने सारी उसकी फॉर्मेशन की, L लिया, पार्शियल L बाय पार्शियल Q डॉट लिया और दिस एंड दैट और सारा कुछ किया, और उसके बाद E में से T माइनस V निकाला, तो वो जो टर्म थी ना वो बीच में आ गई। और उसके बाद फिर हमने दोबारा उसी L को देखा और वहां से फिर हमने E निकाला इन द यानी E एज हैमिल्टोनियन निकाला कि T प्लस V जो है वो E हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। फिर चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, उसकी इक्वेशन निकाली, और फिर लेग्रांजियन के लिहाज से हमने आयलर लेग्रांज इक्वेशन निकाली। और उसके बाद हमने इन दोनों से ये डिड्यूस किया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है और आयलर लेग्रांज इक्वेशन ये बराबर हैं। और ये दोनों किसके बराबर हैं? ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आयलर लेग्रांज इक्वेशन के बराबर है, और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बी आयलर लेग्रांज इक्वेशन के बराबर है, एनर्जी कंजर्वेशन बी आयलर लेग्रांज इक्वेशन के बराबर है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से रहा है? ये हैमिल्टन इक्वेशन से आ रहा है। हैमिल्टन की इक्वेशन जिसमें मोमेंटम इन्वॉल्व होता है, मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक है जी, देखें कितना मजे की बात है। 3 थ्योरीज हैं, तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, बार बार कंपेयर कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जी आगे हमने क्या किया, हमने एक और सिस्टम लिया है, एक बड़ा आसान सा सिस्टम है। 2 बीड्स हैं, दोनों इंटरएक्ट एक दूसरे से कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट हैं, लिंक्ड हैं एक दूसरे से, एक मैस से एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल वायर के साथ मूव कर रहा है, और उसमें से एक बीट की पोजीशन उसने हमें बता दी है कि x है, और उसने सेकेंडली ये बताया है कि पहले बीट से दूसरे बीट का फर्क जो है वो z है। स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग रिलेटिव टू इक्विलिब्रियम जो है वो z है, और हैमिल्टोनियन हमें फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट मोमेंटा फाइंड आउट करने हैं, और 4 हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसको करने के लिए एक केस तो ये है कि हम लेग्रांजियन ले लें, यानी कि T माइनस V ले लें। T आपके पास क्या होगा, दोनों बीट्स के हिसाब से पहले बीट की पोजीशन x है, दूसरे बीट की पहले बीट के हिसाब से देखो तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर बीच में ऐड हो जाएगी, तो x प्लस z हो जाएगा। दूसरे बीट क्योंकि पहले बीट से z के फर्क पे है, तो दूसरे बीट की पोजीशन x प्लस z है। उसके लिहाज से हमने t निकाल लिया। v हमने कहाँ से निकाला कि v जो है पहला बीट तो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरा जो है उसमें चेंज आया है ना, चेंज तो दूसरे में आ रहा है। z कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा ड्यू टू द स्प्रिंग, और b2 की पोजीशन में चेंज आएगा। b2 की पोजीशन में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी से b2 की इन्वॉल्व होगी, b1 तो एट रेस्ट है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, बीट1 सिर्फ अपनी जगह पे है, ठीक है, उस जगह के लिहाज से उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन वो ऊपर नीचे हिल हुल नहीं रहा। ठीक है, जब हिल नहीं रहा तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। बीट2 की पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बीट1, और वो चेंज क्या आ रहा है, वो आ रहा है हाफ के z स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो उसके लिहाज से आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो B2 की सिर्फ आएगी, जो आएगी हाफ के z स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी लें तो हाफ mx डॉट स्क्वायर लें, पहले बीट की लेंगे, और हाफ mx डॉट प्लस z डॉट होल स्क्वायर जो है वो दूसरे बीट की लेंगे, और फिर पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर से माइनस करेंगे, आपका लेग्रांजियन बन जाएगा। कॉन्जुगेट मोमेंटा आप वहां से निकाल सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स आप वहां से x डॉट z डॉट निकाल सकते हैं, हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं, हैमिल्टोनियन से आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेग्रांजियन से आप आयलर लेग्रांज इक्वेशन निकाल सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और आपको नजर आएगा कि आयलर लेग्रांज इक्वेशन और हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस जो हैं वो बिल्कुल एक ही रिजल्ट दे रही हैं। और रिजल्ट क्या दे रही हैं,
वही पुराना वाला न्यूटन सेकंड लॉ। एक इक्वेशन तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे रही है, दूसरी इक्वेशन आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन दे रही है। तो तीनों थ्योरीज आपको सेम रिजल्ट देनी है इस केस में भी। इसके साथ ही जी आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और अगला लेक्चर हम कुछ और मिसलिनियस प्रॉब्लम्स के साथ लेके चलेंगे। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।